मैं आज के अगले मेहमान डॉक्टर मणीन्द्र नाथ ठाकुर साहब को, जो ऐसे इदारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि अपने इज़हार ख्यालात पेश करें। आदरणीय प्रोफेसर MP सिंह, डबराल साहब, दोस्तों, जब श्याम जी ने पहली बार अपनी पुस्तक मुझे दिखाई तो मैं बड़ा अचंभित हुआ, क्योंकि इनसे मेरी मुलाकात थोड़े समय के लिए हुई थी और बड़ी अजीब परिस्थिति में हुई थी। दो दोस्त ये लोग थे, संजीव भी यहाँ आए हुए इलाहाबाद से। तो मैं राजनीतिक शास्त्र के राजनीतिक दर्शन पे कुछ व्याख्यान इन लोगों को दे रहा था और ये मुझे लगता था ये दोनों ही बड़े टैलेंटेड लड़के हैं और बिलावजह UPSC के चक्कर में पड़े हुए हैं, कहीं और इनकी जगह होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि श्याम जी इस तरह का टैलेंट भी रखते हैं। मैं बिल्कुल ही अचंभित हो गया और मैंने अखलाक साहब को याद किया। अखलाक साहब मेरे पड़ोसी हैं जिनसे मैं ज़्यादा कदा पर्शियन नॉलेज सिस्टम के बारे में ज्ञान प्राप्त करता रहता हूँ। और मैंने कहा भाई मैं तो अचंभित हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ना उर्दू जानता हूँ ना पर्शियन जानता हूँ, हिंदी थोड़ी बहुत बोलता हूँ, आम बिहारी की तरह किसी तरह से हिंदी बोल लेता हूँ और अंग्रेजी सीखने के चक्कर में हिंदी भी नहीं ठीक से जानता हूँ। तो वो जो भाषा का गड़बड़ है वो सब कुछ हम लोगों के साथ है और इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ समझ बात नहीं आती। लेकिन इतनी सी बात ज़रूर समझ में आ रही है कि मामला काफ़ी गंभीर है और इसको गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। अखलाक साहब ने देखा और उन्होंने जैसे कोई भाषाविद जो होते हैं उनकी पहली नज़र भाषा की खामियों पे पड़ती है। उन्होंने कहा कि बड़ा प्रयोगात्मक लग रहा है, कुछ खामियां लग रही हैं इसमें। मैंने कहा मारी गोली खामियों को, पहले ये बताइए कि बात क्या है इसके अंदर। भाषा की नज़र से देखें तो कबीर को आप खारिज कर देंगे और तमाम जो खारिज कर, मेरे उससे कोई मतलब, मैं तो समाजशास्त्री हूँ और हिंदी साहित्य में थोड़ा बदनाम हूँ कि आजकल मैं जो बुक रिव्यू करता हूँ, हिंदी की कई किताबों का रिव्यू मैंने किया, उसमें मैं समाजशास्त्र ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि विश्वविद्यालयों की बड़ी समस्या है, ये रिलीजियस मठों की तरह बन गए हैं। अब जैसे कोई हिंदी साहित्य का मठ हो गया तो अब वो हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से ही सब कुछ को देखेगा। कोई पॉलिटिकल साइंस का मठ हो गया तो पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से सब कुछ को देखेगा और टोटलिटी नजर ही नहीं आती है। तो मैंने कहा भाई बताओ इसमें बात क्या है। और जब हम लोग दोनों कई बार हम लोगों ने इस पर बातचीत की, 24 साल से हमारी बातचीत हुई, तो लगा कि इतना गंभीर मामला है, इतना कुछ इन्होंने अध्ययन किया है और जिस जगह पर रह के इन्होंने अध्ययन किया है उससे मैं बिल्कुल ही अचंभित हूँ। इनकी इस पुस्तक ने मेरी एक धारणा को पुष्ट किया है, जो मैं अक्सर आजकल अपने छात्रों से बात करता हूँ कि दर्शन को लेकर दो तरह की धारणाएं हैं। एक धारणा यह है कि दर्शन एक खास किस्म की चीज़ है जिसे केवल कुछ दार्शनिक लोग ही कर सकते हैं, कुछ दार्शनिक लोग ही उसके बारे में बात कर सकते हैं। और एक बर्टन रसल हुआ करते थे इंग्लैंड में, जो इस बारे में कहते थे कि आम आदमी दार्शनिक नहीं हो सकता है, दर्शन तो बहुत ही लॉजिकली कंसिस्टेंट साइंस की तरह कोई चीज़ है। लेकिन एक दूसरा आदमी था ग्रामसी, जो इटली का कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था, उसे बहुत दिनों तक जेल में रखा गया था। वो कहते थे कि हर आम आदमी दार्शनिक है और बिना दर्शन का कोई काम हो ही नहीं सकता है, कोई व्यक्ति बिना दर्शन के हो ही नहीं सकता है और हर व्यक्ति को दार्शनिक होने का अधिकार भी है। और जब तक हम उस व्यक्ति के दर्शन के अंदर जाके नहीं देखेंगे वो कैसे सोच रहा है, तब तक उससे हम कोई संवाद भी स्थापित नहीं कर पाएंगे। जो आधुनिक विश्वविद्यालय की समस्या है वो यह है कि आम आदमी के सोचने के अधिकार को भी सीमित करता है। लोग बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि एक बिजनेस करने वाले व्यक्ति ने साहित्य की रचना कैसे कर ली। इसमें आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? कोई भी कुछ कर सकता है, कोई भी साहित्य कर सकता है, कोई भी दर्शन कर सकता है। आश्चर्यचकित इसलिए होते हैं कि ज्ञान का एक केंद्र बना दिया गया, ज्ञान के उत्पादन का केंद्र ठीक वैसे ही बना दिया गया, टायरों के उत्पादन का केंद्र, वही ज्ञान उत्पादित होगा। उन्हें स्टेट ऑथराइज करेगा कि अब इन्होंने कह दिया कि ज्ञान है तो ज्ञान है, अदरवाइज कोई ज्ञान नहीं है। मुझे लगता है कि इस पुस्तक ने इस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया है और ये एक तरह से इस बात की आगाज है कि साहित्य और समाज के बीच के संबंध को फिर से देखने की जरूरत है। समाजशास्त्रियों के बीच में एक बहुत बड़ी बहस आजकल चल रही है कि क्या हम समाज के बारे में बात करने के लिए साहित्य के स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं।
या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साहित्य तो भावनाओं को व्यक्त करने की चीज़ है और उसमें कोई साइंटिफिक चीज़ें नहीं है। कई समाजशास्त्री ऐसे भी हैं जो अपने भोगे हुए यथार्थ को समाजशास्त्रीय भाषा में नहीं लिख पाते हैं, फिर वो जीवनी लिखते हैं। अभी जेएनयू के एक बड़े विद्वान हैं, समाजशास्त्री हैं, तुलसीराम जी, उनकी एक जीवनी आई है। जैसे मैं कहता हूँ कि समाजशास्त्र की पुस्तक है तो समाजशास्त्री लोग मुझसे नाराज होते हैं और साहित्यकार लोग भी थोड़े नाराज होते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो सीमाएं हैं हमारे समाजशास्त्र की, और जिसका राज साहब ने जिक्र किया कि ये अंग्रेजी दान जो लोग हैं वो एक खास तरीके से इन चीज़ों को डिफाइन कर लेते हैं और उसी बाउंड्री में रहना चाहते हैं। मैं थोड़ा इनडिसिप्लिन आदमी हूँ, जब राज साहब माफ करेंगे, मैं थोड़ा डिसिप्लिन की बाउंड्री को डिसिप्लिन व्यक्तिगत जीवन में भी नहीं मानता हूँ और बाउंड्री को भी नहीं मानता हूँ। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरा एहसास है वो मैं व्यक्त कर सकूँ और उसके द्वारा मैं समाज के साथ संवाद कर सकूँ। और मुझे लगता है इस पुस्तक ने इस बात को बिल्कुल ही साबित कर दिया है कि यह संवाद किसी भी भाषा में हो सकता है, कितने भी प्रयोग इसके अंदर हो सकते हैं, और चाहे साहित्य के समालोचक उसे जैसा देखें, हम उसकी परवाह ना करें। हमारा जो उद्देश्य है अपनी बातों को लोगों के सामने रखने का, जो अपनी भावनाओं को लोगों के सामने रखने का, जितना भी प्रयोग कर ले हम उसमें सफल हो जाए, यही हमारी कामना होती है। आज का दौर बड़ा मुश्किल का दौर है। आप जैसे ही कुछ कहेंगे आपको किसी एक जगह पे लेबल लगा के फिक्स कर दिया जाएगा कि अब आप साम्यवादी हैं, अब आप कम्युनिस्ट हैं, अब आप सोशलिस्ट हैं, अब आप जो भी हैं। और यही नहीं बल्कि आमतौर पे लोग आजकल बहुत ही संजीदगी के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं। और एक दो पंक्तियाँ जो बचपन में हम लोग अपने प्रिंसिपल को डराने के लिए यूज़ किया करते थे कि रीढ़ की हड्डी अलग रखाइए, तख्त के आगे अदब से जाइए, खास शाही जूतियाँ हैं इन्हें आदमी के खाल से मरवाइए। ये मुझे लगता है कि ये दौर वो दौर है जब हम लिखने के पहले ये सोच लेते हैं इसका राजनीतिक कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। इस पुस्तक में मुझे लगता है जिस बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी बातें कही हैं वो कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो कोई फाइनल स्टेटमेंट इनका नहीं है कि मैं इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ और इसलिए ऐसी बातें कह रहा हूँ। ये एक तरह का विचार मंथन है। और एक बड़े चिंतक हैं फ्रांस के डेरिडा जो कहते हैं मेरा लिखने का जो काम है वो सिर्फ जो मैं सोच रहा हूँ उसको डॉक्यूमेंट करने का काम है, बाकी आपका काम है आप उसे कैसे पढ़ें। और मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि जो मैं सोचता हूँ वो मैं लिख दूँ और आप जो सोचते हैं उसको देखें कि क्या मैं कह रहा हूँ, क्या आपको बातें अच्छी लग रही हैं, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बात कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण है। लिखने के पहले मैं ये नहीं सोचना चाहता हूँ कि मेरे लेखन का पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, लोग इसको कैसे देखेंगे, मुझे किस डब्बे में डालने की कोशिश करेंगे। ये एक तरह से ये जो स्वतंत्रता इन्होंने दी है वो इसलिए भी ले ली है कि वो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाते होते तो ये स्वतंत्रता उनकी छिन गई होती है। सोचते कि अच्छा ये लिखे तो इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और जो एक खास बात है जिसकी तरफ कई लोगों ने ध्यान खींचा कि आज ये जो अस्मिता की राजनीति का दौर है, जब लोग अपनी अस्मिता को लेकर बहुत परेशान हैं, हर बात में उनकी जाति का सम्मान का हनन हो जाता है, उस दौर में जिस तरीके से इन्होंने भाषाई प्रयोग के द्वारा और जिन बातों की आलोचना के द्वारा चीज़ों को सामने रखा है वो इस बात को याद दिलाता है कि आज भी हिंदुस्तानी कौम एक जिंदा कौम है और अपनी समस्याओं को खुद से हल करने में सक्षम कौम है। और चाहे जितनी भी राजनीति इसके आसपास हो जाए, चाहे जो मॉडर्न स्टेटिस्ट राजनीति जितना भी हो जाए, इसके बावजूद हम आम आदमी के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। कई जो हिंदुस्तान का मल्टीकल्चरल सोसाइटी है उसकी नींव बहुत ही गहरी है, इस बात का ये प्रमाण है। एक खास बात और मुझे लगी जो बार बार इसमें आ रहा है और मैं उस तरफ आपका ध्यान खींचूंगा कि पूरी दुनिया में अभी एक बहस चल रही है, दिल और दिमाग के बीच का बहस है वो। इसको जो आधुनिक पीरियड में जब विज्ञान का बड़ा विकास शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि माइंड और बॉडी ये दो अलग अलग चीज़ है या एक चीज़ है। तो जिस विद्वान ने देकार्त नाम के विद्वान ने कहा कि माइंड और बॉडी अलग अलग चीज़ है, और उसको लेके तमाम जो आज ज्ञान की परंपरा हमारी बनी है उस माइंड और बॉडी को लेके बनी है कि दोनों को अलग अलग कैसे समझा जाए और फिर उनको मिला कैसे जाए। पश्चिमी दुनिया में इसके चलते बहुत घाटा हुआ है क्योंकि उन्होंने बॉडी को मशीन समझ लिया और उसके विकास के लिए बहुत कुछ किया। उसको समझने के लिए उसके अंदर तक माइन्यूटेस्ट पार्ट में घुस के डीएनए तक की संरचना को समझ लिया
कि डीएनए कैसे बनता है, वो कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा, लेकिन दिमाग के बारे में वो बिल्कुल कुछ समझ नहीं पाया कि दिमाग कैसे काम करता है। नतीजा ये निकला कि पश्चिमी दुनिया में 70% आबादी बिना नींद की गोली के सो नहीं पाते। और मैं मजाक में अपने छात्रों से कहता हूँ कि बहुत पैसा वैसा कमाने की इच्छा हो तो थोड़ा बहुत योगा सीख लो, थोड़ा बहुत माइंड के बारे में बात करना सीख लो और पश्चिम चले जाओ, तो खूब पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, क्योंकि उन्हें समझ नहीं, उनको टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी फूको एक हैं बड़े विद्वान है फ्रांस से, उनकी एक बड़ी सुंदर रचना है। वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ऑफ माइंड, ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि पीछे इतिहास में, पश्चिमी इतिहास में टेक्नोलॉजी ऑफ माइंड कैसे काम करता था, कैसे थिंकिंग को, कैसे कॉन्शसनेस को कैसे समझा गया। मुझे लगता है कि ये बड़ी परेशानी है और बड़े बड़े जो विद्वान हैं पश्चिम के, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता बहुत बड़े संकट में है, क्योंकि उसे ये बात समझ नहीं आ रही है कि एक व्यक्ति के अंदर जब विचार की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, उसको कैसे हम समझ पाएँ। आप देखेंगे बड़ी सारी फिल्में भी इस पर, अंग्रेजी फिल्में भी इस पर आ रही हैं। और जिस तरीके से श्याम की पुस्तक में इस बात को बार बार लाया गया, कहते हैं कि दिल को लगे अच्छा तो अच्छा, जो लगे बुरा तो बुरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी यू डोंट थिंक फ्रॉम माइंड, आप ऐसा नहीं करेंगे लॉजिकली सोचे अच्छा है कि बुरा है, तो दिल आपका सच है, सही है, और कहता है कि अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। ये एक तरह का असर्शन है उस रैशनलिज्म के खिलाफ, जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। और जो द्वंद्व, जिस द्वंद्व में हम लोग जी रहे हैं, समाज के अंदर कई तरह के द्वंद्व हैं। जो पश्चिमी, जो अंग्रेजी भाषा है, उस भाषा की एक समस्या ये है कि वो हमेशा ही दो चीज़ों को बाइनरी अपोजिशन में देखता है, सेकुलरिज्म वर्सेस रिलीजन, सोसाइटी वर्सेस इंडिविजुअल। और श्याम ने जिस तरीके से पॉलिटिकल थिंकर्स को समझने की कोशिश की है, वो भी एक इंटरेस्टिंग तरीका है समझने का, जिससे वो संवाद करते हैं। वो स्थापित मान्यताओं को बार बार लिखने के बदले, मुझे लगता है कि दिल से सोचने के साथ साथ उन रैशनलिस्ट थिंकर के साथ एक संवाद स्थापित करते हैं और उनकी आलोचना प्रत्यालोचना करते हुए उनसे क्या लिया जा सकता है, क्या सीखा जा सकता है, और कैसे मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए उनके साथ संवाद किया जा सकता है, इसमें वो जाते हैं। और ये तमाम बैनरीज के खिलाफ वो एक आवाज़ मुझे इसमें सुनाई देती है। जैसे वो कहते हैं कि ये द्वंद्व कैसे मिटेगा, दिल कपाट कैसे खोलेगा। ये द्वंद्व कैसे मिटेगा, दिल कपाट कैसे खोलेगा। ये दिल का कपाट जो बंद हो गया है, जिसके बारे में आपने ये तय कर लिया है कि समाज शास्त्र में यदि आपको बात करनी है तो आप दिल से बात मत कीजिए, आप दिमाग से बात कीजिए। और इसीलिए समाजशास्त्री लोग कहते हैं कि कविताओं को समाजशास्त्र का अंग नहीं माना जा सकता, या बायोग्राफीज को समाजशास्त्र का अंग नहीं माना जा सकता है। मुझे लगता है कि इस पुस्तक के द्वारा ये असर्शन फिलोसॉफिकली हो रहा है कि कैसे कविताएं या उपन्यास या ऑटोबायोग्राफीज, आत्मकथाएं, ये सब की सब एक तरह से मनुष्य जाति के एक्सप्रेशंस हैं। ये तरीके हैं कि हम अपने विचार मंथन को संकलित करके अपनी आने वाली संस्कृति के सामने रखते हैं। और ये विचार मंथन निश्चित रूप से मेरे अपने बारे में है, मेरा जो अस्तित्व समाज में है उसके बारे में है, समाज के बीच जो मंथन चल रहा है उसके बारे में है। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसके भाषाई विशिष्टता में न जाकर, या जो साहित्यात्मक आलोचना इसकी हो सकती है उसमें न जाकर, मैं ये देखने की कोशिश करूँगा कि आज का एक इंसान जो मूलतः अपने, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई एक निश्चित स्टेटमेंट, एक फिलोसोफर का कोई स्टेटमेंट है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू प्रीच। आई डोंट थिंक दैट इज देयर। मुझे लगता है कि इसके अंदर सिर्फ ये बात है कि जो मेरा आत्मसंघर्ष है वो व्याख्यायी है। आपके सामने एक खुली किताब है और आप इसको देखें, और देख के ये मत सोचे कि मैंने क्या लिखा है, ये सोचे कि आपके अंदर जो संघर्ष चल रहा है, क्या आपके संघर्ष और इस संघर्ष में कोई समानता है। यदि है तो फिर हम मिलजुल कर आगे बढ़ने की बात सोच सकते हैं और सामाजिक परिवर्तन की बात सोच सकते हैं। साहित्य और समाज के बीच उधेड़ धुंध पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब। और ख़ासतौर से जो उन्होंने कहा कि आज अनुशासन की चारदीवारी से जिस तरह नाम करके जो सोचा, जो अच्छा लगा, जो दिल में समझ में आया, वो श्याम जी ने लिखा है। और ये किसी भी, जिसे कहा जाए अनुशासन या किसी भी दायरे से हट करके भी उन्होंने अपने दिल से लिखा है, और दिल और दिमाग के बीच में जो उन्होंने प्रकाश डाला,
सच में काबिल तारीफ है। इसी के साथ